और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं 11th एंड 12th के प्यार से बच्चों को एसपी एंड ओसीएम ये दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। दोस्तों आज मैं आप सभी के लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 6 का वन शॉट वीडियो फॉर योर सब्जेक्ट ओसीएम, है ना। तो दोस्तों फटाफट से इस वीडियो के लिंक को सबके साथ शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, और उनको बोलो कि यार भाई ये बंदा फिर से आ चुका है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर करा देता है, तो आजा आजा इसे प्यार बांटते हैं थोड़ा सा और इससे कुछ समझ के जाते हैं। ये आपके भाई का इंस्टाग्राम आईडी है @goldimodra_। एंड आई होप यार आप सभी को ये जो वीडियोस जो सीरीज चल रही है प्लीज मुझे बताना यार कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि कैसा चल रहा है। हाँ यार दोस्तों काफी बच्चे की सर चैप्टर नंबर 6 स्किप कर दूंगी। अरे मेरे भाई ये डरा रहा है ना तेरे को, ये 1 2 3 ये चीज से डर लगता है ना, तुम्हारा दोस्त कराएगा कुछ, टेंशन ना लो बिल्कुल। वो 50-60 पॉइंट को हमने टोटल 6 से 8 पॉइंट्स में कर देना है, बिल्कुल टेंशन ना लो। वो 6 से 8 पॉइंट आप एग्जाम में लिख कर आ जाओ, आपको 5 में से 3 या 4 तो आराम से ही मिल जाएंगे, है ना। तो बस फिर आग लगा दे, पक्का लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, तुम्हारे भाई को भी फेमस करा दोगे, इंस्टाग्राम पर प्यार दोगे। चलो भाई लेट्स बिगिन। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस, लेकिन आगे क्या लिखा है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ओ समझ में आया, मतलब सोशल यानी कि यू आर डूइंग समथिंग, यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर सोसाइटी। अब जैसे दोस्तों चाहता तो मैं ये प्रीमियम जो कोर्स है ना इसको क्या करता, मैं चाहता तो इसको पैसे में बेच सकता था यार, और मुझे पता है कि मैं इस चीज को बेचूंगा तो काफी लोग खरीदेंगे भी। नाउ दिस इज व्हाट, लेकिन मैंने सोचा यार फिलहाल मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना इतने एंड मोमेंट पे आके बेचना सही नहीं होगा। मतलब यार काफी बच्चे अब जो है ना वो पढ़ाई करना चाहते हैं और फिर वो पेमेंट वगैरह के चक्कर में नहीं देखना, इतना दिमाग नहीं लगाना। अपन ये साल कर लेते मेहनत, अगले साल देखेंगे कुछ पेड कोर्स का, लेकिन इस बार क्या करते, कुछ मेहनत करते, फ्री में कर देते कुछ बच्चों के लिए, अपने लिए। तो मैंने क्या करा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, अभी समझा कि यार अभी पेड बैच लाना सही नहीं होगा, अभी एग्जाम है, इन पे ज्यादा मॉनेटरी प्रेशर नहीं डालते हैं, इनको कुछ अपने लिए अपने साइड से करते कुछ। हाउएवर मेरा मतलब मैं अपना पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ, मैं अपना मस्त चिल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग भी तो मुझे बदले में प्यार देते हैं यार। तो ये एक लेन देन वाला जो रिलेशन है हमने मेंटेन कर रखा है, एंड आई होप आप भी वो मेंटेन करें। तो ये क्या है, मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, मैं जानता हूँ यार आप सभी को मेरी जरूरत है इस चैनल पर, खासकर इस एंड मौके पर। अब इसमें अगर मैं नहीं आऊंगा तो फिर कौन आएगा, तो तुम्हारा भाई आ गया। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव रिकॉग्नाइज्ड माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माय चिल्ड्रन, टुवर्ड्स माय फैमिली, है ना। तो एक बिजनेस को भी सिर्फ और सिर्फ नहीं भाई, अपन तो सिर्फ प्रॉफिट ही करेंगे भाई, प्रॉफिट के अलावा तुम्हारा भाई बात भी नहीं करता, है ना। तो वो बादशाह का एक लाइन है यार, फ्री में तो तेरा भाई मुत्ता भी नहीं है। तो दिस इज व्हाट, फ्री में तो एक बिजनेस चलता भी नहीं है, क्योंकि बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाएगा, मार्केट में जिंदा नहीं रह पाएगा। सस्टेन का मतलब, तो एक बिजनेस को चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसे की जरूरत है, और वो है प्रॉफिट, मुनाफा। तो ये क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये चैप्टर सिखाता है कि अगर आप कभी एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाओ, आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है। दिस इज नॉट यार, आपका सिर्फ एक ही एम नहीं होना चाहिए, नहीं भाई पैसा कमाना है, पैसा पैसा पैसा, नहीं भाई तू पैसा कमा, लोगों को तू ले रहा है ना, लोगों से मजे ले रहा है, पैसे ले रहा है भाई, थोड़ा उनका भी सोच, थोड़ा सोसाइटी के लिए भी कुछ करना। दिस चैप्टर इज दिस कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस सिखाता है। तो आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेना है एंड कुछ ऐसे एक्शंस परफॉर्म करना है विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, अब आपको कुछ ऐसा कुछ करना है जिससे आप अपने सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो। यार थोड़ा सोसाइटी का भी तो सोचो, है ना, सिर्फ अपना ही फायदा मत सोचो। आपका बिजनेस क्यों चल रहा है, बिकॉज ऑफ सोसाइटी, है ना। अगर सोसाइटी ने किसी दिन बोल दिया चल भाई तेरे से सामान ही नहीं खरीदूंगी, तो रात आपका बिजनेस बंद हो सकता है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। तो नाउ दिस इज व्हाट ये चैप्टर सिखाता है कि बिजनेस इज डिपेंडेंट अपॉन सोसाइटी, सो बिजनेस को रेस्पेक्ट करना चाहिए सोसाइटी को, ना कि सोसाइटी को लूटना चाहिए। बिजनेस क्यों चलता है, बिकॉज ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, हम जो आम आदमी है ना, आज हमारे वजह से ही रिलायंस अडानी इतना बड़ा बना है। क्यों, क्योंकि हम उनके कस्टमर्स है भाई। अगर हम उनसे सामान नहीं खरीदेंगे ना, तो क्या वो बिजनेस इतना बड़ा बन पाएगा, सवाल ही नहीं बनता, है ना। तो नो दिस इज व्हाट, दिस इज चैप्टर नंबर 6। आओ चलो, ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिख के आनी होगी यार, नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जाम में ये 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला है कि एक बिजनेस को सोशल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों समझना चाहिए, कि वो उसका कर्तव्य है क्या। पहला,
बिजनेस को ट्रस्टीशिप जैसा समझते हैं कि बिजनेस आर कंसिडर टू बी द ट्रस्टी। बिजनेस क्या है? ट्रस्टी है सोसाइटी का, कि भाई देखो सोसाइटी में जो एक सर्कल, एक साइकिल है ना, कि यार नहीं, सोसाइटी में हर कोई आदमी खुश होना चाहिए, हर कोई गरीबी रेखा से ऊपर आए, पैसे कमाए, एक अच्छी लाइफस्टाइल जिए। तो इसमें बिजनेसेस को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लाइक अपना तो बिजनेस को फायदा करना ही है, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी का भी फायदा करना है। दिस इसलिए उनको ट्रस्टीशिप बोलते हैं। उसके बाद क्या है? चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी, है ना। एक सोसाइटी आपको बस ऐसे ही नजर से दिखती है, ये तो आया है प्रॉफिट कमा कर जाएगा। और काफी बिजनेस, काफी इंडस्ट्रियलिस्ट को आपको भी पता होगा, सोसाइटी बस ऐसे ही दिखती है, यार ये तो भाई सिर्फ अपना फायदा सोचता है, कभी भी लोगों का फायदा नहीं सोचता। लेकिन आपको पता है, जैसे वो अपने कुछ भी बोलो यार, जैसे अंबानी जी है, उन्होंने जब वो इंटरनेट फ्री करा, नाउ दिस इज व्हाट, उनने अपना मार्केटिंग किया, है ना, उन्होंने अपना सोसाइटी में नाम बनाया, लेकिन उन्होंने कस्टमर का सोचा कि नहीं सोचा? आप बताओ, फ्री में इंटरनेट बांटना क्या ये एक आसान चीज है? नहीं, है ना, बिल्कुल मुश्किल है। ये क्या है? तुम्हारे भाई ने क्या चेंजिंग एक्सपेक्टेशन, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन बदली? नहीं यार, ये बंदा को अगर हम पैसे दें, आई हैव चेंज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बिजनेस को भी करना चाहिए। रेप्यूटेशन, इससे क्या हो रहा है? मेरा ही फायदा है ना भाई, मैं ये बैच में फ्री में पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट बैच को मैं पेड में कराऊंगा, और उनको एक ट्रस्ट रहेगा कि नहीं यार भाई, ये आदमी एंड मोमेंट पे भी भारी पढ़ाया जाता है, और जब ये अपना पेड कोर्स लॉन्च करेगा उसमें तो ये लगा देगा ना। आई हैव इंक्रीज्ड माय रेप्यूटेशन अमंग स्टूडेंट्स। वैसे ही बिजनेस को भी रेप्यूटेशन बढ़ जाता है। मैं प्रोटेक्शन करता हूँ अपने एनवायरमेंट का। बिजनेस जब चलता है उसको अपने एनवायरमेंट का ध्यान रखते हुए चलना है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, वो कोशिश करें कि आप एनवायरमेंट को खराब ना करो। जितना आपके पास लैंड जमीन है उसका सही से इस्तेमाल करो। बंजर जमीन है तो उसको किसी और चीज में लगाओ, और अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको एग्रीकल्चर के इसमें यूज करो, बट सही तरीके से यूज करो। उसके बाद दोस्तों, प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल अपना सोसाइटी की तरफ सोचता ही नहीं है, लेकिन अब ट्रेड यूनियन, लोग इतने सतर्क हो चुके हैं ना, उनको पता है अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो वो अपने हक के लिए लड़ते हैं। तो प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन, अब बिजनेस नहीं चाहकर भी उसको सोसाइटी के लिए सोचना पड़ता है। उसके बाद एक ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, कस्टमर्स जो है ना बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। अब कस्टमर्स को पता है अगर वो बिजनेस जो है उनके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो कस्टमर्स अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, उनको पता है। तो नाउ दिस इज व्हाट, ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। अब कंज्यूमर्स अपने लिए लड़ते हैं, उनको पता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में उनको प्रोटेक्शन है भाई। गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट ध्यान रखती है कि एक बिजनेस जो है ना वो बिजनेस के आड़ में कुछ और नहीं कर रहा, एनवायरमेंट खराब नहीं कर रहा, प्रोटेक्शन कर रहा है, सोसाइटी के डिमांड पूरी कर रहा है, सोसाइटी के बच्चों को कुछ गलत नहीं सिखा रहा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ना एक बिजनेस खोला है। कौन सा बिजनेस खोला है पता है? बताइए, तुम्हारा भाई तो सिर्फ इलीगल कर रहा है, तो मैंने मेडिसिन, ड्रग्स जो हो गया, मुझे बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, और जो भी मुझे करते हुए देखिए उसको पकड़ चीजों से। तो दिस इज गवर्नमेंट कंट्रोल, इंश्योर करते हैं कि आप कोई ऐसा इलीगल काम नहीं कर रहे हो। ग्लोबलाइजेशन, ये सिर्फ अपने देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं वो सारे क्या करते हैं भाई, सोसाइटी के लिए वो लोग एक बढ़िया सा काम करते हैं, तब जाके फायदा भी है, ऐसा नहीं। उसके बाद रोल ऑफ मीडिया। मीडिया आपको पता ही है दोस्तों, मीडिया का सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलता है। अगर आप ना लोगों का भलाई करते हो ना, तो मीडिया वाले भी आपको फुल लाइमलाइट दे देते हैं। तो इस तरह से एक बिजनेस का ही फायदा है। तो दोस्तों ये आपको ना नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ये समझाता है कि एक बिजनेस के लिए सोसाइटी के लिए सोचना क्यों जरूरी है। उसके बाद ये चैप्टर का मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ना दोस्तों, इसके बाद जो क्वेश्चन है रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स, ये कैसा है ना, ये एग्जाम में एक हाथ बनता है, और 6 है टोटल, और सबका 6-6, 8-8, 10-10 पॉइंट है। हर किसी का 6-6 पॉइंट अगर आप याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड। आपके पास टाइम है, बिल्कुल करो। लेकिन जैसे कि ये वन शॉट सेशन है, हम इसमें सारा नहीं पढ़ेंगे। हमने क्या करा ना, एक कॉमन पॉइंट बनाया है। नाउ दिस इज द कॉमन पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? पहला, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स, जिसमें जो ग्रुप है अपने बुक में, कभी क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा फॉर 5 मार्क्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, पब्लिक, ऐसा कोई भी एक हाथ आएगा। अब किसी एक के लिए आप पूरे 60 पॉइंट तो नहीं पढ़ सकते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने ना इसका ना एक पीडीएफ बनाया था, एक समरी बनाया था। ये पता है कितने? टोटल 10 पॉइंट है। ये 10 पॉइंट में से ना ऐसे ऑलमोस्ट 6 से 8 पॉइंट है जो हर किसी आंसर में जाएगा। तो लास्ट टाइम मैंने ये शेयर किया था एंड मोमेंट पे आके, और इस बार भी मैं आपको यही दूंगा। ये पीडीएफ जो है
ये मैं अपने रेस्पेक्टिव टेलीग्राम चैनल पर करवा दूंगा। बाकी यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्या है मेरा इंस्टाग्राम? गोल्डीमुंद्रा_। और जो बच्चा कह रहा है कि सर मेरे पास तो मतलब इंस्टाग्राम नहीं है, तो फिर भाई आपको कमेंट करना पड़ेगा। गोल्डीमुंद्रा_ मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और जिसके पास इंस्टाग्राम नहीं है दोस्त, आपको फिर मतलब नीचे कमेंट करना पड़ेगा अपना ईमेल आईडी। एक कोई तो टाइम पास से ईमेल आईडी अपनी बना दो, मैं उस पर जाके शेयर कर दूंगा, लेकिन वो शेयर होने में बहुत टाइम लग सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे नाउ दिस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। अब देखो, जो ओनर है वो चाहेगा कि वो एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए। सोचो, एक इन्वेस्टर चाहेगा कि वो जो भी इन्वेस्ट कर रहा है वो किसी अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है। एक एम्प्लॉय चाहेगा, वो किसी भी कंपनी में काम करती है तो वो कंपनी एक अच्छा प्रोडक्ट बनाती है ना। दिस इज व्हाट कंज्यूमर चाहेगा, वो अच्छा प्रोडक्ट खरीदे। तो ये दोस्तों गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है ना, ये सब में लिख के आ सकते हो आप। गवर्नमेंट में कैसे लिखोगे? गवर्नमेंट चाहेगा जो बिजनेस वाले हैं वो एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं ना। सबके नजर से अगर आप सोचो तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जो ऑलमोस्ट सारे आंसर में बैठ जाएगा। तो फर्स्ट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, सारा ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, एक अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट का बनाना चाहिए, उसमें ISO एंड क्वालिटी कंट्रोल्स मीट होना चाहिए। तो पहला पॉइंट इज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, जो आप हर आंसर में लिख कर आओगे। बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, एक ओनर चाहेगा उसके सारे रिसोर्सेस हो, एम्प्लॉय चाहेगा वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करके एक अच्छा प्रोडक्ट बनाए, कंज्यूमर चाहेगा कि सारे यूज एफिशिएंट मैक्सिमम यूज हो, सो दैट उसको भी कम से कम पैसों में एक अच्छा प्रोडक्ट मिले। तो दिस इज व्हाट यार गाइस, देखो मेरी बात सुनो, ये आंसर टैकल करोगे। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, आपको ये सेम लाइन सेंटेंसेस सबके इसमें लिखकर आना है। पर जब क्वेश्चन अगर पूछता है ओनर की तरफ से, तो आपको ना थोड़ा अपनी इंग्लिश यूज फ्रेमिंग करनी पड़ेगी इस आंसर में। ये डायरेक्ट लिख कर आओगे मार्क्स नहीं मिलेगा, इसमें आपको ना वो सेंटेंसेस फ्रेम करने पड़ेंगे। अगर ओनर के नजर से पूछा है तो, अगर इन्वेस्टर के नजर से पूछा है तो, है ना। तो वैसा ही ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, अगर आप ओनर हो तो आप चाहोगे कि आपकी कंपनी अच्छा एडवर्टाइजमेंट दे, सच्चा एडवर्टाइजमेंट दे। अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप चाहोगे आप ऐसी कंपनी में काम करते हो जो झूठा एडवर्टाइजमेंट नहीं देती, है ना। तो ये पॉइंट भी ऑलमोस्ट सारे इसमें लग जाएगा आंसर में। गवर्नमेंट भी चाहेगी कि जो भी कंपनी है वो एडवर्टाइजमेंट कर रही है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में कर रही है, गवर्नमेंट के दायरे में कर रही है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस में कर रही है। तो दोस्तों अब तक ये 3 पॉइंट्स जो थे ना, ये सारे आंसर्स में आप लिख सकते हो। फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। भाई समझ में आ रहा है ना मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ? पता चला मैं इधर बोल रहा हूँ आपको समझ ही नहीं आ रहा। चौथा क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देन अगेन ये भी आप सब में लिख सकते हो। कैसे? एम्प्लॉय चाहेगा वो जो भी प्रोडक्ट में बना रहा है उस पर एक अच्छी खासी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है। ओनर चाहेगा कंपनी जो है जिसका वो ओनर है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। कंज्यूमर चाहेगा कि वो जो भी गुड्स खरीद रहा है उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है। देखो मैं जो हिंदी में बता रहा हूँ ना, आप इंग्लिश में लिखो और ये पॉइंट्स लिख कर आओ। जो बच्चा ये आंसर स्किप करने का सोच रहा था उसके लिए तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। लेकिन जो बच्चा जिसका सब पढ़ के हो गया है वो इस चैप्टर को भी सफिशिएंट टाइम दे सकता है। तो मेरे दोस्त आप हर एक का 5-5, 6-6 पॉइंट्स पढ़ लेना। समझ में आ रहा है? और बच्चा कह रहा है सर अगर मैं ये आंसर की हेड पॉइंट्स लिख कर आऊंगा और इसको थोड़ा सा ओनर इन्वेस्टर की नजर में तोड़ के आऊंगा तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? दोस्त आपको 5 में से 3.5 या 4 मार्क्स मिल जाएंगे। सर क्या मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे? अब देन अगेन ये लक पे मैटर करता है, डिपेंड करता है, और आपकी इंग्लिश फ्रेमिंग कितनी अच्छी है ये उस पर डिपेंड करता है। बच्चा कह रहा है सर मैं मिल जाएगा, टेंशन ना ले। ठीक है, चलो। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर क्या है? प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंट। दोस्तों ये भी सारे इसमें लग जाएगा। उसके बाद क्या? प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी सारे आंसर्स में लिख जाएगा। मतलब अगर एक ओनर हो तो वो चाहेगा हम लोगों को प्रॉपर डिस्क्लोजर दे रहे। एक कस्टमर है वो चाहेगा मुझे सारा डिस्क्लोजर मिल रहा है कंपनी से। एक गवर्नमेंट चाहेंगे कि ये कंपनी सही से डिस्क्लोजर दे तो रही है कि नहीं। देखा, तो मैं एक पॉइंट से आप सारे ग्रुप्स को कवर कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना मैं कैसे ही समझा रहा हूँ इसको? प्लीज यार कमेंट सेक्शन में बताना, इफ नहीं आता है तो मैं इसके लिए वापस वीडियो लाता हूँ। बट प्लीज मुझे ये बताओ ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ये कॉमन पॉइंट्स को आपको लिखकर कैसे आना है। क्योंकि ऐसा नहीं ना तुम्हें समझ नहीं आया मैं यहाँ पे बड़बड़ाया जा रहा हूँ। तो प्लीज डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन यार गाइस। ये आंसर के लिए तो मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे बताना अगर आप चाहते हो कि नहीं सर इस पे एक प्रॉपर एक अलग सा सेशन चाहिए हमें। बट समझ में कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके बाद मिनिमाइज वेस्टेज, ये भी आप सब में लिख सकते हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब में लिख सकते हो। प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज भी ऑलमोस्ट आप लिख सकते हो। गाइस एक सेकेंड, कैमरा में शायद कुछ तो इशू है। चलिए ठीक हो गया अभी? ओके,
लेट्स गो, आगे देखते हैं क्या सीन है। और तो हमने 10 पॉइंट्स बड़ी जल्दी कर लिए। कैमरा मिनिमम वेस्टेज। तो दोस्तों ये क्या था, ये पीछे स्क्रीन है ना, इस वजह से मिनिमम वेस्टेज। अगर आप ओनर हो तो आप चाहोगे आपकी जो कंपनी बना रही है उसमें मिनिमम वेस्टेज हो। अगर आप परचेजर हो, कौन कस्टमर हो, अगर आप कस्टमर हो तो आप चाहोगे आप ऐसा कुछ खरीद रहे हो जिसपे ज्यादा वेस्टेज ना हो। देखा दोस्तों, एक ही पॉइंट को मैं कैसे तोड़ तोड़ के सब आंसर में लिख के आ रहा हूं। मुझे दोस्त मार्क्स मिलेंगे इसमें आपको, लेकिन आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको आप बड़ा बजा। हाँ, देन अगेन ये पीडीएफ कहां मिलेगा, तो मेरे दोस्त मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे goldlymunra_, वहां पे मैं स्टोरी में ये पॉइंट्स को लगा दूंगा, कॉमन पॉइंट्स करके हम इसको कहते हैं। टेलीग्राम पे भी शेयर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में आपका ईमेल आईडी दे सकते हो। ऐसी ईमेल आईडी देना जो आपकी पर्सनल नहीं है, वही कमेंट करना, और उस पर फिर जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तब शेयर करूंगा। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा भाई, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है अपने बहुत कम बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं। चलो, अब इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला समझ गया ना, कितना आसान था, डन हो गया सीन। चलो अब ये चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं। ये एग्जाम में आता है भाई, ये चिंदी सा क्वेश्चन है पर एग्जाम में आता है। क्या ये इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस ऑन एनवायरनमेंट, बिजनेस की वजह से एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है। एयर पॉल्यूशन होता है नहीं होता, है ना, जो इंडस्ट्रीज है केमिकल लीक करती है। वाटर पॉल्यूशन, उनके वेस्ट को वाटर में छोड़ देती है। साउंड पॉल्यूशन, चलते कितना आवाज आता है भाई, खराब कर देते हैं। तो ये सब क्या है भाई, ये पॉल्यूशन इट्स। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो वेस्ट, दिस इज व्हाट, एयर पॉल्यूशन हो रहा है अपने देश में, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अब ये कहता है एग्जाम में आता है क्वेश्चन अभी 4 आवर, व्हाट आर द 4 आवर्स। लास्ट टाइम ही आया ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या उसके लास्ट, दोनों में से कोई तो एक बैच में आया मेरा ये क्वेश्चन, और मैंने ये बोला था स्किप कर दो, और बच्चों ने स्किप किया था, बट नसीब ऐसा था कि उसके दोनों अपोजिट में तुम्हारे भाई ने जो बोला था वो भी आया था, तो बच्चों ने फिर वो 2 अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन मैंने इसको स्किप करने बोला था, साला यही आ गया। इस बार मैं ये पिक कर रहा हूँ कि भाई नहीं, इस बार पढ़ा देता हूँ, कुछ भरोसा नहीं आजकल, ठीक है। तो उसके बाद क्या, 4 आवर्स बोले तो क्या, पहला है रिडक्शन, उसके बाद रीयूज, उसके बाद दोस्तों अपना रिसाइकलिंग, और उसके बाद है रिकवरी। ये 4 आर है। पहला है रिडक्शन। सबसे पहले तो आपका जो प्रोडक्ट है ना, उससे वेस्ट आप कोशिश करो, वेस्ट हो ही नहीं रहा है, वेस्ट को आपको क्या करना है, एकदम रिड्यूस करना है। वेस्ट यानी कि एक ऐसा चीज जो किसी भी कुछ काम का नहीं है। समझो, एकदम समझो, आओ, ये है भाई मेरा शर्ट, अपन क्या करते हैं, पूरा सा एक क्लोथ देते उसको पूरा, है ना, तो ये इतना बड़े क्लोथ का अंकल ने बना दिया शर्ट। अब ये शर्ट जो बनी है दोस्त, इतने बड़े क्लोथ का इतना शर्ट बना है भाई, तो ये क्या था, मैं अंकल को बोलूंगा अंकल प्लीज पूरा कवर करना, ज्यादा वेस्ट मत करना, और इतना कपड़ा रखना कि मैं इसका कुछ और बना लूं। आप करते हो कि नहीं ऐसा? नाउ दिस इज व्हाट, आपने अंकल को बोला वेस्ट को रिड्यूस करना, क्योंकि फिर तो वो कपड़े खाली बच जाएंगे, उस खाली कपड़े का करूंगा क्या। मैंने अंकल को क्या बोला, अंकल वेस्ट को रिड्यूस करना, और जो वेस्ट अब रिड्यूस हुआ, अंकल बोलेंगे ले बेटा, पहले शर्ट कितना था, ये कपड़ा कितना था, इतना बड़ा था, समझो अंकल ने ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ना, इसका शर्ट बना दिया है, ये शर्ट का पार्ट है। लेकिन दोस्तों मेरे पास अभी भी इतना बचा है, ये जो येलो पार्ट है, ये पूरे क्लोथ का अभी भी येलो पार्ट मेरे पास बचा है ना, तो ये क्या है, वेस्ट इज प्रोड्यूस, इसको मैं रीयूज करूंगा। समझो इसका मैंने कुछ तो बना लिया, क्या बना, इसका मैंने बना लिया स्कार्फ, इसका मैंने क्या बना लिया, स्कार्फ। और जब ये मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे दोनों, मैं इन दोनों कपड़ों को क्या कर दूंगा दोस्तों, रिसाइकल। ये कौन सा, ये अपना थर्ड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है भाई वेस्ट होना चाहिए रिड्यूस, कोशिश करो कम से कम वेस्ट हो, और अगर वेस्ट रिड्यूस ना हो पाए तो कोशिश करो उसको हम वापस रीयूज करें। रीयूज हो गया, पहला क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अब उसके बाद क्या है, रिकवरी। समझ में आया भाई? तो ये चारों आर दी 4 आवर्स। ये कपड़े वाला ऑप्शन आप याद रखोगे तो पूरा एग्जाम में लिख कर आ जाओगे, इतना कुछ है नहीं इसमें, है ना। अब इस चैप्टर में एज सच कुछ खास है नहीं। है यार दोस्तों, हाँ मैं जानता हूँ थोड़ा सा शायद वॉइस का एक प्रॉब्लम था। पता है कैसा सीन हुआ, पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया और उसके बाद मैं जब
प्ले करके देख रहा था कि एवरीथिंग इज फाइन, देन आई रियलाइज्ड अरे नहीं यार थोड़ा सा साउंड में दिक्कत हो गई है। अदर देन इट्स ओके। बिजनेस एथिक्स का जो वो पॉइंट होगा हम वापस वहाँ से रिस्टार्ट कर लेते हैं। नाउ बिजनेस एथिक्स क्या बोलता है, कोई बात नहीं, आ जाओ यार, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बिजनेस एथिक्स, ये एथिक्स जो है ना ये ग्रीक वर्ड से आया है, एंड एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड टर्म्ड एज इथॉस, और इथॉस का मतलब होता है कैरेक्टर। दोस्तों आप कुछ भी देखो यार, आपको भी पता होगा अपना कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि लोगों की नजरों में आप बहुत ऊपर हो, है ना। कोई भी आकर आपको आपके कैरेक्टर पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, आपका कैरेक्टर कुछ इस तरह से होना चाहिए कि लोग उससे इंस्पायर हो, लोग उससे मोटिवेट हुए। काफी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर आपको देख के बस मजा आ जाता है। नाउ दिस इज व्हाट, मैंने अपना कैरेक्टर वैसा सेट करा है, मैं चाहूंगा आप मेरे से बड़ा आदमी बने। नाउ दिस इज व्हाट आई एम प्लेइंग अ काइंड ऑफ अ रोल सो दैट आप अपना कैरेक्टर कुछ इस तरह से बनाए कि कोई भी आपके आसपास ना रहे। तो दिस इज व्हाट आपका एथिक्स ऐसा होना चाहिए। नाउ इन केस ऑफ एथिक्स क्या होता है अभी, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो। मतलब दोस्तों एथिक्स इज बेसिकली एक रूल्स है, एक रेगुलेशन से ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा मान लिया जाएगा कि ये लोग ये चीज को फॉलो कर रहे हैं, एंड इफ नहीं फॉलो कर रहे हम इस बिजनेस को सपोर्ट नहीं करने वाले, भाई सीधी बात है। हाँ ना, अगर तुम अनएथिकली काम करोगे कि भाई सुनना अपन बैग्स बनाते हैं पर अपन बैग्स में पता है क्या करेंगे, ड्रग्स रखेंगे। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट एथिकल वर्क। आप बैग बना रहे हो दैट इज एथिकल वर्क, बट अब बैग बनाना तो आपका काम ही नहीं है, असली काम तो आपको आपका वो रॉन्ग प्रोडक्ट बेचना है, आपको ड्रग बेचना है, असली में तो गांजा बेचना है आपको साले, है ना। अनएथिकल काम करता है, बिजनेस एथिक्स नेगेटिव है जरा। हाँ तो ये क्या था फिर, नाउ दिस इज व्हाट बिजनेस एथिक्स उस पर्सन का गलत है। नाउ यहाँ पे अब बिजनेस एथिक्स क्या होता है, इट्स अ कोड ऑफ कंडक्ट, ये कोड ऑफ कंडक्ट है बिजनेसेस आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो व्हाइल कंडक्टिंग देयर बिजनेस। दोस्तों बिजनेस एथिक्स इज बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसा मान लिया जाता है कि जो भी बिजनेस है आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, इस रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में काम करो और कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हो आप। सो दिस इज व्हाट बिजनेस एथिक्स। ये 3 लाइन आपको एग्जाम में लिख करानी पड़ेगी जब ये क्वेश्चन आएगा बिजनेस एथिक्स में कि उसका फीचर्स क्या होता है, पूछेंगे वो लोग। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू, है ना। मतलब क्या तुम्हें करना चाहिए और क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए। अगर तुम एक बिजनेसमैन हो, क्या तुम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे जिससे लोगों की जान जा रही है, नहीं ना यार। आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे ना जिससे लोगों को जीवन मिले। तो दिस इज व्हाट आपका बिजनेस एथिक्स वैसा होना चाहिए कुछ, कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद क्या है, मॉरल एंड सोशल वैल्यूज। हाँ दोस्तों मॉरल एंड सोशल वैल्यूज बेसिकली आपको सोसाइटी की तरफ कुछ सोचना है, आपको सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखना है। आप ये पॉइंट में आपको टेप के आना है भाई, जो आपको ऐसा लगता है एकदम एकदम ऐसा अच्छा आदमी बन जाना है जब आप ये आंसर लिखो कि नहीं नहीं बिजनेस को सिर्फ बिजनेस का नहीं सोसाइटी का भी सोचना चाहिए। सोसाइटी बिजनेस को चला कौन रहा है, सोसाइटी चला रहा है। तो मॉरल एंड सोशल वैल्यूज, बिजनेस को लोगों के फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या, प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप, बिजनेस को सबका सोचकर चलना चाहिए एथिक्स को, है ना। उसके बाद क्या है, वॉलेंटरीली, मतलब ये कहता है देखो अपने बीच में एक बहुत महान पर्सन थे जो आज भी अपने साथ ही है, अपने को वो हेवन से देख रहे हैं, है ना। आपको पता होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ, द लीजेंड टाटा सर, रतन टाटा सर, है ना। वो आदमी जो है, वो पर्सन जो है ना, वो अपने बिजनेस के लिए बहुत कम जाने गए, मतलब और जितना उन्होंने सोसाइटी के लिए हेल्प किया है ना, वो उन काम के लिए ज्यादा उनको लोग प्यार करते हैं। मतलब उनके बिजनेस से तो प्यार करते ही है नो डाउट, जहां पे भी उनका नाम आ जाए, लेकिन जब पता होता है ना कि यार सर थे तब उन्होंने इतना सोसाइटी के लिए किया है कि उनका बिजनेस चलता था बिकॉज द थिंग विच दे हैव डन फॉर द सोसाइटी एंड नॉट बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्ट। समझ में आया। देखो लोगों को ना आज भी उनके प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है। उनका जो वो उनका मतलब सोचो ना, उन्होंने कार निकाली थी मिडिल क्लास लोगों के लिए, टाटा नैनो जिसे हम कहते हैं, उसका कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा, हर घर में कार होनी चाहिए। पर लोगों ने कैसा लिया कि यार अगर तू नैनो चला रहा है ना, मतलब तेरी इनकम बहुत कम है। मैसेज गलत पहुंच गया, लेकिन उनका एम क्या था, उनका एम था कि भाई मैं चाहता हूं सबके पास कार रहे। नाउ दिस इज व्हाट उन्होंने सोचा सोसाइटी के लिए, वॉलंटरीली किया, लेकिन उस पर बैकलैश हो गया उनके साथ, वो अलग बात है। वो एक बिजनेस मॉडल शायद उनने सही से एडवर्टाइजमेंट या जो भी वो नहीं हुआ हो, ये हम यहाँ समझ नहीं आए, हम यहाँ पे बिजनेस एथिक समझ में आया। उनका एथिक क्या था कि भाई हर घर के अंदर एक कार होनी चाहिए। नाउ दिस इज व्हाट ये उनके दिल से निकला था, वॉलंटरीली। उसके बाद क्या है दोस्तों, फ्रेमवर्क, एक लिमिट सेट करता है आपको, इतने दायरे में ही फ्रेमवर्क में है, आपको कोशिश करना है कि इस फ्रेमवर्क के बाहर जाकर आप लोगों को ठेस ना पहुंचाए। इसके बाहर एक मिडिल लाइन होती है, एक आप किसी के साथ मजाक करते हो तो वो मजाक की एक लाइन होती है, और अब वो क्रॉस कर जाते हो तो फिर वो मजाक नहीं रहता। तो वैसा ही फ्रेमवर्क होता है एक सेट,
जो एक बिजनेस एथिक्स में फॉलो होना चाहिए। एजुकेशन गाइडेंस एक नया सिस्टम है, लोगों को पता ही नहीं है। जो आज का जो यूथ है ना, जो न्यू जनरेशन बिजनेसमैन है, उनको पता ही नहीं है कि भाई सिर्फ प्रॉफिट इज नॉट ओनली द एम, प्रॉफिट के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी भी है। और सस्टेनेबिलिटी आप तब बन पाओगे जब आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हो। क्या लाइन बोलिए भाई, एग्जाम में लिख सकते हो तुम इसको इंग्लिश में। और इसके साथ ना एक और पॉइंट है, वो न्यू कॉन्सेप्ट है ये एक, तो लोगों को पता नहीं है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज CSR। दोस्तों अब देखो, गवर्नमेंट ने ना बहुत हाथ पैर छोड़ दिए कि नहीं नहीं बिजनेस वाले हैं, ये समझेंगे, ये लोग खुद से लोगों का भलाई करने का सोचेंगे, मैं जानता हूं, ये अब बदलेंगे अब बदलेंगे अब बदलेंगे। भाई बदल ही नहीं रहे। गवर्नमेंट का दिमाग खराब हुआ, इनने लॉ ही बना दिया। सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस CSR। दोस्तों पहले क्या होता था, भाई डोनेट कर दे यार, डोनेट कर दे यार, कर देना भाई, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज डोनेट कर देना भाई, डोनेट कर देना भाई, अरे कर देना भाई। लेकिन अब क्या हो रहा है भाई, पता अब क्या हो रहा है? सेक्शन 135 में अगर तुम कवर हो गए ना, आजा बेटा डोनेट कर, नहीं करा ना, ऐसी पेनल्टी लगाऊंगा, ऐसी पेनल्टी लगाऊंगा, नाना नानी सब याद आ जाएंगे। अब गवर्नमेंट ऐसा करती है। नाउ व्हाई दिस हैपेंड? बिकॉज ऑफ सेक्शन 135। सेक्शन 135 में लिखा है, अगर कोई कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, उनको कंपल्सरीली कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना ही पड़ेगा एज अ पार्ट ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आप नहीं करते हो तो आपको हम अलग से फोड़ेंगे, यानी कि पेनल्टी, फाइन, इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो कितना स्पेंड करेंगे? कंपनी मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये रीड कर सकते हो आप। अब समझो 4 साल है, जिसमें से सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में कंपनी ने हर साल 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। तो 10 करोड़ प्लस 10 करोड़ प्लस 10 करोड़ डिवाइड बाय 3, क्योंकि हम उसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज तो जो कि होता है 10 करोड़। तो उस 10 करोड़ का 2%, कंपनी मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। तो उतना अमाउंट एज अ CSR कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी को कंपल्सरी करना ही पड़ेगा। नाउ दिस इज व्हाट योर CSR। दोस्तों ये लेसन है ना, क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये लेसन से ना क्वेश्चन पता है कौन से आते हैं? डिफाइन द फॉलोइंग वाले। उसके बाद जो मैंने आपको बताया ना वो कॉमन पॉइंट, वो कॉमन पॉइंट कर लेना अगर आपके पास कम टाइम बहुत कम है। तो अगर आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही है तो वैसे ही चलते रहो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये चैप्टर तो मैं स्किप करने का सोच रहा था, तो दोस्त स्किप नहीं करना है। जो मैंने 5th चैप्टर बताया ना, सॉरी वो कॉमन पॉइंट्स बताया ना, वो कॉमन पॉइंट्स कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अपन को स्किप कुछ नहीं करना मेरी जान। उसके बाद ये CSR बेसिकली कंपनी, गवर्नमेंट ने एक ऐसे सेक्टर्स बताए जहाँ पे आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है, या फिर Schedule 7 में आप पैसे डाल दो, वो अनस्पेंड CSR, वो सब चीज़ें। खैर आपको वो सब नहीं आएगी एग्जाम में, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। तो बाकी CSR में आप अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे नहीं दे सकते हो ना, आपको सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है, वो आपके ही खाते में नहीं आने चाहिए, उसको CSR कहते हैं। तो CSR का एक डेफिनेशन याद कर लेना अच्छा खासा। अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में बनाकर दूंगा आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन का। कमेंट सेक्शन में अगर मुझे लगता है कि लोगों को नीड है तो आई विल श्योरली हेल्प आउट। फिर मैं उसको पिन भी करा दूंगा, तो जिसको भी CSR के लिए एक इंट्रोडक्शन चाहिए होगा अच्छा खासा, एग्जाम में डिफाइन बन जाता है इस पर, एंड इस बार भी बन सकता है, कोई ऐसी गहराई नहीं होगी मुझे। तो चलो यार दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। एक्चुअली पता है ये मैंने सेकंड टाइम रिकॉर्ड करा है, तो इसके लिए एग्जांपल सब ऑलरेडी लिखे हुए, अदरवाइज ये काफ़ी अच्छे से डिलीवर हुआ था लास्ट टाइम भी, एंड आई होप आपको अभी भी समझ में आ रहा है, इतना कुछ दिक्कत आई नहीं होगी, है ना। एंड अगेन वेरी सॉरी फॉर दिस माइक एरर, माफ़ कर देना अपना छोटा दोस्त समझकर। एंड आई होप इससे पुराने लेक्चर मैंने एक और लेक्चर बनाया था, उसमें कोई दिक्कत ना हो ऐसी, अदरवाइज तो भाई मैं छोड़ो। चलो देखते हैं, आई होप ऐसा कुछ हुआ ना हो। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, सो दैट आपकी कुछ भी क्वेरीज हो मैं वहाँ पे आपको रीच आउट कर पाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए पढ़ाई करो, आग लगा दो, मेहनत करो और मस्त पढ़ते ही रहो। और तुम्हारा भाई किधर नहीं गया, इधर ही है मेरी जान, है ना। तो चलता हो यार, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो। अब कैमरा मेरे हाथ में, सॉरी माइक मेरे हाथ में, कैमरा मेरे सामने, और क्या बोलता है भाई, चलता है क्या, एग्जाम के बाद मस्त घूम के आते हैं, ठीक है चलेगा डन। चलो यार भाई एंड करते हैं वीडियो को, पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ाई करो। मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।